Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing well. So आज हम नेक्स्ट सेट ऑफ MCQs डिस्कस करेंगे. तो लाइक ATT के सेकंड पेपर की जो बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड. तो यहाँ अगर आप लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं. या जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन एन लूप्स. जो स्ट्रिंग है वो एन लूप्स के अंदर वाइब्रेट कर रही है. द नंबर ऑफ द नोड्स एंड द एंटी नोड्स. नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स के बारे में बताना है. जो नोड्स है वो मिनिमम जहाँ पे वैल्यू होती है, स्ट्रिंग की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो है, और एंटी नोड्स जहाँ पे जो पर्टिकुलर है मैक्सिमम वैल्यू बना रही होती है अपना. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू का जो रीजन होता है उसको एंटी नोड्स कहा जाता है. तो या ये हमारे पास नोड है जहाँ पे मिनिमम वैल्यूज हो रही है, यानी कि 0 वैल्यूज आ रही हैं. ठीक है, और जो एंटी नोड्स है वो कुछ इस तरह से है. इसका जो करेक्ट ऑप्शन फिर हमारे लिए रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी. दैट इज जो नोड्स है वो n+1 है, एंटी नोड्स है n है. क्योंकि जो नोड्स है देखो 1 2 3 एंड 4 नोड्स, और एंटी नोड्स जो है वो 3 हैं. ठीक है, यानी कि जो हमारे पास एंटी नोड्स है वो हमेशा नोड्स से क्या होंगे, जो नोड्स हैं बेसिकली जो नोड्स हैं जो कि मिनिमम का क्राइटेरिया है, मिनिमम वैल्यू का क्राइटेरिया है, वो ज्यादा होएगा इन कंपैरिजन विद द एंटी नोड्स. तो अगर वो कह रहे हैं कि जो एन लूप्स बन रही है, अब यहाँ पे तो 3 लूप्स बन रही थी ना, 3 लूप्स बन रही थी, तो हमारे पास जो एंटी नोड्स थी वो 3 थी. तो अगर एन लूप्स बन रही हैं तो हमारे पास जो एंटी नोड्स हैं वो n होंगी, और जो नोड्स होंगे वो n+1 होंगे, उससे एक ज्यादा. तो फिर इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज n+1 एंड n. नेक्स्ट है हमारे पास when a mass subtended on a string is displaced, the system oscillates with a simple harmonic motion. Simple motion से travel कर रहा है. Which one of the following statements regarding the energy of the system is incorrect? इनमें से कौन सी statement है energy के regarding जो कि incorrect है? बेसिकली यहाँ पे जो है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है. तो हमने मतलब इसके अंदर सिस्टम क्या होता है कि जब हमारे पास बेसिकली कोई भी पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो जब वो अपनी मीन पोजीशन पे होता है तो उसके पास होल काइनेटिक एनर्जी होती है. तो जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की जाती है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना हाफ के एक्स स्क्वायर. एक्स मतलब यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है उसको पोटेंशियल एनर्जी होती है, और मीन पोजीशन पे उसके पास जो है काइनेटिक एनर्जी होती है. तो बेसिकली यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट रहेगा. तो पोटेंशियल एनर्जी हैज मिनिमम वैल्यू व्हेन द स्ट्रिंग इज फुली कंप्रेस्ड और फुली एक्सटेंडेड. अब यहाँ पे जो है ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडनल की वेव्स की बात की गई है तो सेम ही होगा. जो स्प्रिंग जब अपनी मीन पोजीशन पे होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी. अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, यानी कि अगर फुली कंप्रेस्ड होएगा या फुली एक्सटेंड होएगा, तो उस केस के अंदर वो कह रहे हैं कि उसकी पोटेंशियल मतलब डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही हो, चाहे कंप्रेस करो चाहे उसको एक्सटेंड करो, डिस्प्लेसमेंट तो हुई ना कुछ ना कुछ. तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है द पोटेंशियल एनर्जी हैज मिनिमम वैल्यू व्हेन द स्प्रिंग इज फुली कंप्रेस्ड और फुली एक्सटेंडेड. तो ऑब्वियसली यही वाली स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है. ठीक है, कि मिनिमम वैल्यू नहीं होगी ना, उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है तो उसकी तो वैल्यू कुछ ना कुछ होएगी, मतलब मैक्सिमम होएगी. बल्कि द काइनेटिक एनर्जी हैज मैक्सिमम वैल्यू एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी. द सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी टाइम इज कांस्टेंट. तो ये बाकी सारे ऑप्शन जो है करेक्ट रहेंगे. इनकरेक्ट इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए है. द पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू नहीं होती है उन एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर, बल्कि पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास which one of the following statement concerning the acceleration of object moving with a simple harmonic motion is correct? इनमें से कौन सा बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. अब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट का पूछा हुआ है किसके रिगार्डिंग, कंसर्निंग द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. अभी एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग, तो एक्सेलरेशन वो कह रहे हैं कि कांस्टेंट रहेगी जब हम जो हमारा पर्टिकुलर है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगा. It is maximum when the object moves through the center of the oscillation. It is 0 when the object moves through the center of the oscillation. It is 0 when the object is at the center. तो देखो ये ऑप्शन डी थोड़ा मतलब इनकरेक्ट सा है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं. तो आप तीनों ऑप्शंस के अंदर देखो कौन सा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है. तो ऑप्शन सी इसके अंदर जो है वो करेक्ट रहेगा. ठीक है, ऑप्शन सी, इट इज 0
एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहे हैं, इट इज 0 व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन। सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन के अंदर जाएंगे तो एक्सेलरेशन 0 होगी, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जो x है यानी कि डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगी सेंटर के अंदर, तो ना डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, तो बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी 0। इट इज 0 व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन के अंदर होएगा तो हमारे पास जो है एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, या नेक्स्ट है, फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम लाइक द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी की जो रेशियोज होती है वो 1:2 के अंदर ली जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि वो 1:2 के अंदर ली जाती है, रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी 1:2 होएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अभी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ इनमें से कौन से एक्सप्रेशन से जो है किया जा सकता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का एक्सप्रेशन है वो ये है 1/e की, ये अल्फा है, ये नहीं है, दिस इज अल्फा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1/e की पावर में अल्फा प्लस e की ये टी। ठीक है, तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ का एक्सप्रेशन है, तो इसको एज इट इज ही पता होना चाहिए आपको, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एट एम्पलीट्यूड रेजोनेंस इज इन द फोर्स ऑसिलेशन इज गिवन बाय। तो रेजोनेंस वाली कंडीशन के ऊपर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है फोर्स ऑसिलेटर का वो क्या होता है, तो इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, f0 ओमेगा आर की जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है रेजोनेंस के लिए वो f0 बाय ओमेगा आर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द विजिबल लाइट। हमें पता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हर एक तरह की लाइट के थ्रू जो है वो शो नहीं कर सकता मेटल, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि स्पेशली वो अल्ट्रा वायलेट के अंदर होती है ना, तो वो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा मेटल है बेसिकली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विजिबल लाइट के साथ भी शो कर रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा एटम है, वो है सीजियम, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सीजियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद अल्ट्रावायलेट लाइट। तो अल्ट्रावायलेट लाइट से कौन शो करते हैं, तो अल्ट्रावायलेट लाइट से ये वाला मेटल भी, ये वाला मेटल, सोडियम पोटेशियम और जिंक, ये तीनों ही शो कर रहे हैं। तो अल्ट्रावायलेट के पास वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है जो किसी मेटल में से जो है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकती है, तो ये अल्ट्रावायलेट है, तो ऑल ऑफ अबव इसका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए फिर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड only if the frequency of the incident light is। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब if the frequency of incident light is equal to the threshold, less than the threshold, greater than the threshold और 0। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर मतलब ऑब्वियसली अगर किसी मेटल प्लेट के ऊपर हम कोई भी लाइट इंसिडेंट कराएं, जितना मर्जी उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाएं, उसमें से कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे जब तक उसके पास एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो हमें एक वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसको इंसिडेंट करवाने पर जो हमारे पास मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सर्ट कर दे, इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दे, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, देन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज, फोटोइलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी और 0। तो देखो अभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है बेसिकली, सपोज ये एक मेटल है, फोटो सेंसिटिव मेटल है, इसके ऊपर अगर हम सपोज एक इस तरह की फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, तो अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं हुई, ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर लाइट की, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जितना मर्जी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें, जितना मर्जी इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली एमिट नहीं होंगे। लेकिन अगर क्योंकि हमारे पास उनके जो फ्रीक्वेंसी है ना वो ही इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाती है, वो ही इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराती है, वो ही एज अ वर्क फंक्शन जो है काम करती है। अगर
हमने इसके ऊपर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराई जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की है और उससे ज्यादा है, तो अगर हम इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी हो जाता है। मतलब इसकी इंटेंसिटी को जितना हम इंक्रीज करेंगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उतना ज्यादा करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका फिर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्योंकि देखो जो अभी हमें पता है कि जो बेसिकली हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, करंट के। मतलब यानी कि कितना, या फिर यू कैन से कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है अगर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो तो। लेकिन जो वेलोसिटी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाएंगे उतना उन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी विच इज हाफ एम डी स्क्वायर। जो फ्रीक्वेंसी है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, और काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो है वी है यानी कि वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी है बेसिकली फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही, बोथ के ऊपर भी, नन ऑफ दिस भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, अभी हमारे यहाँ मास्टर कैडर साइंस यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, एसएस, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी, इन सभी की मास्टर कैडर की जो कोचिंग है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो लाइक अगर आप लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो जरूर लें, और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप गिवन नंबर के ऊपर कॉल कर हमारे अकेडमी में पूछ सकते हैं, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। एंड इसके अलावा लाइक इन ऑर्डर टू कि अगर आपको अब जो पेपर की प्रेपरेशन कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशंस चाहिए, लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, तो वो भी लाइक बताया जाता है। आप अपना नेम, आप कौन से पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, मेल और फीमेल, ये सब टाइप करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड कर सकते हैं, तो आपको ऐड कर लिया जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बना लिया जाएगा। तो यहाँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेलोसिटी ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द फोटोन इज, जो वेलोसिटी ऑफ द वेव है जो कि फोटोन के साथ एसोसिएटेड है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हम क्या बताया था ना कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती है। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव, अभी बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी पूछा गया, द वेलोसिटी ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द फोटोन इज, कितनी फोटोन के साथ जो है एसोसिएटेड है, कितनी वेलोसिटी, लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेटर देन द वेलोसिटी। देखो ग्रेटर देन तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हो ही नहीं सकती है ना, अभी तक हमें नॉट येट, नॉट नॉन येट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना वो है इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो द वेलोसिटी ऑफ द वेव, जो वेव की वेलोसिटी है जो कि फोटोन के साथ एसोसिएटेड है, वो है इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय द फिनोमेना नोन एज, द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इज एस्टैब्लिश्ड बाय द फिनोमेना ऑफ, देखो डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारे वेव नेचर को बता रहे हैं, ये सारे लाइट के वेव नेचर को बता रहे हैं। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये लाइट के पार्टिकल नेचर को बता रहे हैं। तो अगर यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता तो भी इसका करेक्ट ऑप्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता, और ये कॉम्पटन इफेक्ट भी लाइट के पार्टिकल नेचर को एस्टैब्लिश कर रहा है, तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज रेलिवेंस इन, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर लाइक किससे रिलेटेड है, ओनली मैक्रोस्कोपिक वर्ड, ओनली माइक्रोस्कोपिक वर्ड, बोथ द मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक, या फिर नन ऑफ अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली माइक्रोस्कोपिक वर्ड। नो डाउट जो हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यही था कि जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ जो पोजीशन और मोमेंटम है उनकी अनसर्टेनिटी होती है। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी कि जो बड़े पार्टिकल हैं उसको तो हम बता सकते हैं ना कि ये इस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर यहीं पे है, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक के केस के अंदर है उसको हम बिना डिस्टर्बेंस के पता नहीं चला सकते हैं। लाइक अगर हमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का पता करना है कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर मूव कर रहा है तो वो किस पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ऑब्वियसली कोई ना कोई लाइट ऑफ वेवलेंथ इंसिडेंट करानी पड़ेगी ताकि हमें पता चल सके, है ना। तो जब हम इसके ऊपर लाइट ऑफ वेव इंसिडेंट कराएंगे, देखो अगर सपोज कोई कार चल रही है,
है ना, कोई कार रोड पे चल रही है, तो अगर उसके ऊपर ऑब्वियसली लाइट इंसिडेंट होगी तभी हमें दिखेगी ना वो, तो वो उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वो हमें दिख रही है कि हाँ वो इस तरह से चल रही है, और जो वो लाइट की वेवलेंथ है वो कार की स्पीड को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम वही पर्टिकुलर लाइट ऑफ वेवलेंथ जो है, या उससे कम भी वेवलेंथ जो है, बहुत कम भी वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट कराएंगे इन ऑर्डर कि हमें उसकी पोजीशन का पता चल सके, मोमेंटम का पता चल सके, तो ये जो लाइट है ना वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि जो वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत कम होता है, या फिर ऑब्वियसली जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वो बिना किसी डिस्टर्बेंस किए हम उनकी पोजीशन और मोमेंटम को पता कर ही नहीं सकते हैं। अब थोड़ा बहुत उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ ही जाता है, तो एक एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं पता कर सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी किसके अंदर आती है? ओनली माइक्रोस्कोपिक वर्ड के अंदर आती है, मैक्रोस्कोपिक वर्ड के अंदर नहीं आती। तो इसका फिर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये एमिटेड है, ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स where no potential is applied between the two plates and the stopping potential is given by 3 volt। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाला है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, कोई भी पोटेंशियल अप्लाइड नहीं करी है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है 3 वोल्ट दे रखी है। तो हमें पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट दे रखी है बेसिकली। अब लेकिन यहाँ पे देखो जूल्स के अंदर दे रखा है, जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं वो जूल्स के अंदर दे रखे हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो देखो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² मैक्सिमम, है ना, वो पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल से इस फॉर्मूला से रिलेटेड है, EV नॉट इक्वल टू हाफ mv² मैक्स। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से इस फॉर्मूला से रिलेटेड है, तो ये मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, विच इज गिवन बाय EV नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास दे रखी है, V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वो दे रखी है हमारे पास 3 वोल्ट, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया अब ये 3। तो इसको जब सॉल्व करें तो हमारे पास 4.8 इंटू 10⁻9 जूल्स आएगा। ठीक है, तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4.8 इंटू 10⁻9 जूल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोहेरेंट टाइम if L is a coherent length and C is the velocity of the line। तो coherent time और coherent length आपस में किस फॉर्मूला से रिलेटेड है? That is given by option number B, that is L by C, tau is equals to L by C। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से जो है रिलेटेड है हमारे पास, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास What is the effect of damping? Damping का क्या इफेक्ट है ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर? अगर हम एक ऑसिलेटर है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जो है ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अगर हम उसके अंदर डैम्पिंग का इफेक्ट जो है डाल दें, डैम्पिंग उसके अंदर ऐड कर दें, तो वो कह रहे हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की वो कुछ इस तरह से है, F इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ S बाई M। ठीक है, ये अनडैम्प्ड के केस के अंदर है, लेकिन अगर हम इसके अंदर डैम्पिंग ऐड कर दें तो उसके अंदर डैम्पिंग का फैक्टर भी आ जाएगा, दैट इज 2 पाई रूट ऑफ S बाई M माइनस R² बाई 4m²। तो ये हमारे पास जो है डैम्पिंग फैक्टर है। ठीक है, तो जब हम डैम्पिंग ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूला के अंदर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके अंदर डैम्पिंग फैक्टर भी आएगा। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ये डैम्पिंग फैक्टर है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हमारा डैम्पिंग फैक्टर है वो माइनस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी फिर, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और अगर डैम्पिंग ऐड कर दे तो उसके अंदर एक माइनस वाली टर्म आ रही है। ठीक है, तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो रही है विद द एडिशन ऑफ डैम्पिंग। ठीक है, और ये एक्चुअली अगर हम प्रैक्टिकली भी सोचे तो ये भी ट्रू है और मैथमेटिकली भी यही आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिक्रीज हो जाएगा, डैम्पिंग टर्म ऐड करने से जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन लेयर इज लार्ज। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं ना डिप्लीशन लेयर की, पीएन जंक्शन के अंदर अगर हम देखें, पीएन जंक्शन के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव, इस तरह के ना इमोबाइल चार्जेस होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास वो कह रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑब्वियसली इसके अंदर ज्यादा होता है डिप्लीशन लेयर इज बिकॉज ऑफ इट हैज नो चार्ज कैरियर्स, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। अगर चार्ज कैरियर्स होते तो चार्ज कैरियर्स होते तो रेजिस्टेंस नहीं होती, क्योंकि वो मूव करते तो कंडक्टिविटी को बढ़ाते। तो ये दोनों ऑप्शंस तो इनकरेक्ट हो जाएंगे। इट हैज होल्स एज अ चार्ज का मतलब चार्ज कैरियर्स तो होते ही नहीं है उसके अंदर, इमोबाइल साइंस होते हैं, तो इट हैज नो चार्ज कैरियर्स का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इनमें से कौन सी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को रिप्रेजेंट कर रही है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो डैम्प्ड को हार्मोनिक ऑसिलेटर को ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह की टाइप की होती है, डी और ए तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, के स्क्वायर टाइप्स कोई कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, अगर इस तरह की होती है तो। और लेकिन डैम्ड के अंदर ये वाला गामा वाली टर्म बी थी, तो फिर इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर प्लस गामा डी बाय डी टी प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हायर द वैल्यू ऑफ द डैम्पिंग कांस्टेंट हायर विल बी द एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस, ट्रू और फॉल्स। अब वो कह रहे हैं कि डैम्पिंग कांस्टेंट अगर हायर होता है तो हायर विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ रेजोनेंस। हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड रेजोनेंस के अंदर होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड इन द रेजोनेंस वो मैक्सिमम होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर डैम्पिंग कांस्टेंट को हम बढ़ा दें, डैम्पिंग कांस्टेंट को हम बढ़ा दें तो हमारे पास क्या रेजोनेंस के में मिलने वाला एम्पलीट्यूड और भी ज्यादा हायर हो जाएगा। तो ये चीज तो फॉल्स है ना। हमने अभी देखा है कि जो डैम्पिंग कांस्टेंट वाले टर्म अगर ऐड करें तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ऑल्दो एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी से लेना देना नहीं है ज्यादा, लेकिन बट स्टिल डैम्पिंग कांस्टेंट इंक्रीज करने से जो हमारा पर्टिकुलर ऑसिलेटर है फिर वो इतना दूर तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके रास्ते के अंदर जो है बहुत सारी रेजिस्टेंस होगी, तो उसका एम्पलीट्यूड इतना ऊंचा नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हायर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका फिर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट कह रहे हैं इन अ गैस द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। गैस के अंदर जो एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल है इज गिवन बाय, तो ये एक्सप्रेशन जो है डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, इसको क्या ये सॉल्व नहीं करने बैठेंगे पेपर के अंदर। तो इसका जो एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल है इट इज गिवन बाय √8 kT by m। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज √8 kT by m, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, वो कह रहे हैं फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल एक्सप्लेन। अभी इस प्रिंसिपल ने क्या एक्सप्लेन किया था? केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, फोटो केमिकल डिसोसिएशन को एक्सप्लेन किया था, या फिर थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, दैट इज इट एक्सप्लेन द फोटो केमिकल डिसोसिएशन। फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल ने फोटो केमिकल डिसोसिएशन को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस सराउंडिंग अ चार्ज इज गिवन बाय। तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है ओवर अ क्लोज्ड सरफेस सराउंडिंग अ चार्ज जो है is directly proportional to the charge, inversely proportional to the charge, directly proportional to the square of the charge, inversely proportional to the square of charge। तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स वो ऑब्वियसली चार्ज के ऊपर ही डिपेंड कर रही है ना, क्योंकि चार्ज नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मतलब चेंज इन चार्जेस, चार्ज के अंदर जो करंट, अगर हम चेंज इन करंट की वजह से हमारे पास क्या है चार्ज जो है मैग्नेटिक फ्लक्स आती है, बट एक्चुअली उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। द नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है over a closed surface surrounding a charge is वो directly proportional to charge है, is directly proportional to the charge, ठीक है। तो यहाँ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, that is directly proportional to the charge। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ अ रेक्टिफायर। अभी रेक्टिफायर का क्या फंक्शन, रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन बी सी डी इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द रेक्टिफायर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द एसी इनटू डीसी, ठीक है। अगेन अगर इसके अंदर कुछ इस तरह से भी बन सकता है कि क्या हमारे पास जो रेक्टिफायर है उससे हमें एक प्योर डीसी मिलती है, तो या फिर जो प्योर डीसी है वो किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो वो फिल्टर से ऑब्टेन कर सकते हैं, फिल्टर सर्किट लगा के। रेक्टिफायर एसी को तो डीसी के अंदर जरूर कन्वर्ट करता है, लेकिन वो जो डीसी आती है वो रिपल्स वाली डीसी आती है, ठीक है, उसके अंदर कुछ पार्ट ऑफ एसी होता है, तो फिर वो फिल्टर सर्किट लगा के उसको दूर किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए अभी रेक्टिफायर के लिए तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच वन इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। इनमें से जो कौन सी जो है एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, विच वन इज नॉट एन द एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फिर वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टाइम और हाइट। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम और हाइट जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो बोथ सॉरी इसके अंदर क्या है बेसिकली ए एंड बी दे रखा है, ठीक है।
तो या टाइम और मास इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी अकॉर्डिंग द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। या तो यहाँ अभी ये वाला जो सेट है यहीं पे अब क्लोज करते हैं। तो या आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, इन ऑर्डर की आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, तो या और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।